हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक बेंचर्स फिजिक्स। मेरा नाम है शिवांगी एंड आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बिल्कुल रीसेंट 2025 में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये सेशन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है एंड वीडियो को एंड तक देखना है। उससे पहले मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पूरा कंप्लीट करा दिया है, तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देखो एंड चैनल भी सब्सक्राइब कर देना। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है? एक्स रेज आर मोर हार्मफुल टू ह्यूमन बींग्स देन अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस बिकॉज। एक्स रेज अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से ज्यादा हार्मफुल क्यों होती है? इसका एक रीजन है। क्या रीजन है? देखो, हमें पता है कि जो एनर्जी होती है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एच सी बाय लैम्डा। जिसका जितना कम वेवलेंथ, उसकी उतनी ज्यादा एनर्जी और वो उतना ज्यादा क्या होगा? हार्मफुल होगा। तो एक्स रेज की जो वेवलेंथ होती है ना, एक्स रेज की वेवलेंथ वो लेस होती है एज कंपेयर टू यूवी। ऑल राइट, तो जो एनर्जी होगी एक्सरे की वो क्या होगी? ग्रेटर होगी एज कंपेयर टू एनर्जी ऑफ यूवी रेडिएशंस। दैट इज व्हाई एक्स रेज आर मोर हार्मफुल। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? हैव वेवलेंथ स्मॉलर देन दैट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। डन। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज्ड इन रेडार, आई सर्जरी एंड डायग्नोस्टिक टूल इन मेडिसिन, राइट देयर वेवलेंथ रेंज आल्सो। तो इस क्वेश्चन में आपको बस उनकी एप्लीकेशन और वेवलेंथ, वो जो टेबल मैंने दिखाई थी ना आपको स्पेक्ट्रम की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की, बस वही आपको लर्न होनी चाहिए थी। तो ये बहुत इजीली हो जाता। एंड देख सकते हो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और कुछ नहीं है, बस वो टेबल याद होनी चाहिए थी। तो इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले है रेडार। रेडार में यूज होती हैं माइक्रोवेव्स एंड माइक्रोवेव्स की वेवलेंथ रेंज होती है 10⁻³ मीटर से लेकर 1 मीटर। ठीक है। उसके बाद है आई सर्जरी। आई सर्जरी में क्या यूज होती है? आई सर्जरी, इसमें यूज होती हैं यूवी रेज और इसकी वेवलेंथ यूनिट होती है यूवी रेज की 1 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट है डायग्नोस्टिक टूल। डायग्नोस्टिक टूल में यूज होती हैं एक्सरेज और इनकी वेवलेंथ रेंज होती है हमारी, कितनी होती है? 10⁻⁻11 मीटर से लेकर 10⁻⁻8 मीटर। ठीक है। तो आप बहुत प्रैक्टिस करोगे तो जैसे मुझे याद है वैसे आपको भी याद हो जाएंगी। डन। बस सब बता दिया। तो बस ये 3 नंबर का क्वेश्चन था और इतना आसान। देख लो। नेक्स्ट पे चलते हैं। Okay, next question. The dimensions of mu epsilon naught to the power -1, where epsilon is permittivity and mu is permeability are। ये क्वेश्चन बहुत आसान है पर आप पेपर में कंफ्यूज हो जाओगे, है ना? दिमाग ऐसे चलेगा कि भाई एप्सिलॉन और म्यू की डायमेंशन तो आती नहीं है, तो कैसे करें? बहुत इजी है। क्या करना है? हमें एक फॉर्मूला याद रखना है कि जो सी होता है वो क्या होता है? √1/μ0 या एप्सिलॉन नॉट। बट यहाँ पे म्यू और एप्सिलॉन पूछा है तो आप सी को हटा के वी लिख लो। सेम ही बात है, स्पीड की ही बात है। तो v इज इक्वल टू 1/μ एप्सिलॉन। ठीक है। इस क्वेश्चन में म्यू और एप्सिलॉन का डायमेंशन पता होना कोई जरूरी नहीं था, क्योंकि ये क्वेश्चन इस फॉर्मूले से भी सॉल्व। अगर आपको डायमेंशन पता है तब तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे, बट अगर आपको डायमेंशन नहीं पता म्यू और एप्सिलॉन का, तो आप कैसे सॉल्व करोगे? ये फॉर्मूला यूज करोगे, दोनों तरफ स्क्वायर करो, 1/μ एप्सिलॉन। इसकी तो डायमेंशन पूछी है तो इसकी डायमेंशन किसके इक्वल हो गई? इसके इक्वल हो गई। ये क्या है? ये है हमारा स्पीड। स्पीड की डायमेंशन क्या होती है? L t-1। बट इसका यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो ये क्या हो जाएगी? पावर 2। तो इसकी डायमेंशन कितनी आ जाएगी? L2t-2 और m कितना हो जाएगा? 0। बस खत्म बात, खत्म। ठीक है। तो ये आना जरूरी नहीं था कि 1 नंबर फ्री के जाते अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता होता तो ये कौन सा आंसर होगा? ये वाला, ऑप्शन बी। डन। नेक्स्ट पे चलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड बी पार्ट इज ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ एंड वेयर द डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। 3 कैरेक्टरिस्टिक पूछे हैं, मैं आपको 4 कैरेक्टरिस्टिक बताऊंगी। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है? ट्रांसवर्स नेचर। ट्रांसवर्स नेचर
क्या होता है ये ट्रांसवर्स नेचर? जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होती है। बस यही क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ट्रांसवर्स नेचर। तो आप इसमें लिखो बस डेफिनेशन और इसकी थ्योरी लिख देना। E इज परपेंडिकुलर टू B, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। ठीक है, इसकी सेकंड प्रॉपर्टी ये होगी दैट EM waves they travel at speed of light। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करती हैं। थर्ड प्रॉपर्टी ये होगी दैट दे डू नॉट नीड अ मीडियम टू ट्रैवल, अ मीडियम टू ट्रैवल, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी ये होगी दैट दे कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम। तो ये चार प्रॉपर्टीज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, देख रहे हो ना आप, पिछले साल ही पूछा है, तो बहुत हाई चांसेस हैं इस साल भी पूछने के। फर्स्ट इज ट्रांसवर्स नेचर, सेकंड इज दे ट्रैवल एट स्पीड ऑफ लाइट, दे डू नॉट नीड अ मीडियम टू ट्रैवल, दे कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम। स्पीड ऑफ लाइट से ये वैक्यूम में ट्रैवल करते हैं बेसिकली। डन। एंड नेक्स्ट क्या है, ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ एंड वेयर द डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ ये कहता था कि जहां पे करंट डायरेक्टली फ्लो नहीं करता वहां पे मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती, है ना। करंट जहां पे डायरेक्टली फ्लो करेगा मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ वहीं पे ही एग्जिस्ट करेगी। बट जब साइंटिस्ट ने कैपेसिटर के चार्जिंग को ऑब्जर्व किया, कैपेसिटर के चार्जिंग का मतलब है कि उसकी दो प्लेट्स थी कैपेसिटर की, एंड इसको एक सेल के साथ कनेक्ट किया। जब इसको ऑब्जर्व किया तो ये देखा कि यहाँ पे तो करंट है, तो यहाँ पे तो मैग्नेटिक फील्ड आ सकती है वायर में, बट जो कैपेसिटर्स के बीच का जो स्पेस है, यहाँ पे तो कोई डायरेक्ट करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो एम्पियर के अकॉर्डिंग यहाँ पे तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं आ सकती है ना। बट यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स ने ये प्रूव किया कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। तो मैक्सवेल ने ये बोला कि अगर मैग्नेटिक फील्ड आ रही है तो उसका कुछ कॉज भी होगा। अब वो कॉज ढूंढने गए, तब उनको मिला एक करंट जिसका नाम उन्होंने दिया डिस्प्लेसमेंट करंट। उन्होंने ये बोला कि कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में, बिटवीन द प्लेट्स, तो आपसे क्वेश्चन में यही पूछा है ना सबसे पहले, वेयर द डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट। सो वेयर का आंसर क्या होगा, वेयर बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स या बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। एंड हाउ का आंसर क्या होगा, हाउ का आंसर यही होगा दैट ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो चेंज होती है दैट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, और वो किस वजह से हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से हो रहा है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा डिस्प्लेसमेंट करंट का, ID इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी, ये फॉर्मूला है। तो मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बन गया था जो मैक्सवेल ने दिया था, मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ B डॉट DL, ये मैंने अपने थ्योरी वाले लेक्चर में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का वन शॉट डाला था उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाके देख लेना। B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट I होता था अकॉर्डिंग टू एम्पियर, बट मैक्सवेल ने इसको मॉडिफाई कर दिया, तो यहाँ क्या आ जाएगा IC प्लस ID, वेयर IC इज द कंडक्शन करंट एंड ID इज द डिस्प्लेसमेंट करंट। और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट IC एज इट इज प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाय डी टी। ठीक है, तो ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, नोट कर लो इसको। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रेज कमिंग फ्रॉम सन plays an important role in maintaining the earth's warmth? First, infrared, gamma, UV rays, visible light rays। तो सबसे पहले सन से जो रे निकलती है वो सुनते ही हम क्या आंसर टिक करते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज की। यूवी रेज निकलती है सन से जो हार्मफुल होती है, बट इसका आंसर अल्ट्रावायलेट रेज नहीं है, इसका आंसर है इंफ्रारेड रेज।
कैसे है इसका आंसर इंफ्रारेड रेज? ध्यान से सुनो। जो हमारी अर्थ का सरफेस होता है, जो सन है, सन रेडिएट करता है बहुत सारी वेवलेंथ्स को, इंक्लूडिंग विजिबल रेज, यूवी रेज, इंफ्रारेड रेज। ठीक है, तो मैं आंसर लिख रही हूँ यहाँ पे, सन रेडिएट्स many wavelengths। ठीक है, तो जो हमारा अर्थ है, जो हमारी अर्थ का सरफेस है, हमारी अर्थ का सरफेस क्या करता है, ये शॉर्टर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। जो हमारी अर्थ का ये सरफेस है, यहाँ सन से बहुत सारी रेडिएशंस आ रही हैं अलग अलग वेवलेंथ की, बट अर्थ का सरफेस क्या करेगा, शॉर्टर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा। शॉर्टर वेवलेंथ मतलब विजिबल रेज मोस्टली इसको एब्जॉर्ब करता है, और बदले में जब वो रेडिएट करेगा तो वो लॉन्गर वेवलेंथ को रेडिएट करता है। एब्जॉर्ब किसको करता है, शॉर्टर वेवलेंथ को, शॉर्टर वेवलेंथ, और जब वो रेडिएट करता है अर्थ का सरफेस तो लॉन्गर वेवलेंथ को रेडिएट करता है या एमिट करता है। तो लॉन्गर का मतलब हो गया इंफ्रारेड। तो हमारा अर्थ का जो सरफेस है वो क्या करता है, इंफ्रारेड रेज को रेडिएट करता है या एमिट करता है। उसके बाद जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, ग्रीन हाउस गैसेस मेनली क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई या मीथेन हो गई, ये क्या करती हैं, ये इस लॉन्गर वेवलेंथ मतलब जो इंफ्रारेड वेवलेंथ होती है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम जो होता है, इंफ्रारेड पार्ट, उसको एब्जॉर्ब करती है ये ग्रीन हाउस गैसेस, और उसको ट्रैप कर लेती हैं, जिसकी वजह से और ज्यादा क्या हो जाती है, वार्मथ बढ़ती जाती है। इसीलिए इंफ्रारेड रेज को हम हीट रेडिएशन भी कहते हैं, हीट रेडिएशन, क्योंकि सबसे ज्यादा जो अर्थ को वार्म रखने में हेल्प करती है वो होती है इंफ्रारेड रेज। समझ आई बात? इसका आंसर यही था कि सन सारी वेवलेंथ्स रेडिएट करता है, विजिबल रेज, यूवी रेज, इंफ्रारेड रेज, बट हमारा अर्थ क्या करता है, अर्थ शॉर्टर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है और लॉन्गर वेवलेंथ को क्या करता है, एमिट करता है। लॉन्गर वेवलेंथ मतलब इंफ्रारेड और शॉर्टर वेवलेंथ मतलब विजिबल लाइट। उसके बाद जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, ये क्या करती हैं, ये इसको इंफ्रारेड रेज को क्या करती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं एंड ट्रैप करके रखती हैं, जिसकी वजह से वार्मथ और बढ़ती जाती है, गर्मी और बढ़ती जाती है। इसीलिए इंफ्रारेड रेज ही क्या करती हैं, अर्थ की वार्मथ में कंट्रीब्यूट करती हैं, इसी को ही हीट रेडिएशन वेव्स भी कहते हैं हम। तो इसका आंसर यूवी रेज नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा, ए इंफ्रारेड रेज। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैज फोटोन्स ऑफ लार्जेस्ट मोमेंटम। फोटोन्स ऑफ लार्जेस्ट मोमेंटम, इसमें मोमेंटम का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए था जो हमने डुअल नेचर में पढ़ा है। तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा, यही होता है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट, P मोमेंटम, लैम्डा वेवलेंथ। तो बस यही इतना सा ही कॉन्सेप्ट लगना था। लार्जेस्ट मोमेंटम पूछा है तो लार्जेस्ट मोमेंटम के लिए लैम्डा क्या होना पड़ेगा, शॉर्टेस्ट होना पड़ेगा। सो फॉर लार्जेस्ट मोमेंटम लैम्डा क्या होना पड़ेगा, शॉर्टेस्ट। अब इन चारों ऑप्शन में देखो, सबसे कम वेवलेंथ किसकी है, एक्सरे, रेडियो वेव, माइक्रोवेव एंड टीवी वेव। सबसे कम वेवलेंथ होती है एक्स रेज की इन चारों में से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्सरे, क्योंकि अगर वेवलेंथ सबसे कम होगी तो मोमेंटम क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो यही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस, एंड बी पार्ट है, राइट द वेवलेंथ रेंज ऑफ माइक्रोवेव एंड अल्ट्रावायलेट रेड, और इसका वन यूज बताना है। बिल्कुल पिछला क्वेश्चन ही रिपीट कर दिया है। अब उसमें यूज दे रखा था तो आपको वेव्स पूछ ली थी, और अगर इसमें क्या दे रखा है, वेव्स दे दी और आपसे यूज पूछ लिया। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बेसिकली प्रोड्यूस होती हैं जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करते हैं, टाइम के साथ वैरी करते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर ये लिख सकते हो, एक्सिलरेटेड चार्जेस। बहुत अच्छे से और भी एक्सप्लेन करके लिख देना, ठीक है, पूरी सेंटेंस फ्रेम करके लिख देना। सेकंड वही माइक्रोवेव्स का कितना होता है फ्रीक्वेंसी रेंज, 10 टू द वेवलेंथ रेंज पूछा है, सॉरी फ्रीक्वेंसी नहीं, 10 टू द पावर -3 मीटर से लेकर 1 मीटर होता है, एंड अल्ट्रावायलेट का होता है 1 नैनोमीटर से लेकर 400 नैनोमीटर। डन, नेक्स्ट पे चलते हैं।
नेक्स्ट हमारा असर्शन रीजन है। असर्शन कहता है कि ईएम वेव्स डू नॉट रिक्वायर अ मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। बिल्कुल सही है, हमारी ईएम वेव्स को बिल्कुल कोई मीडियम नहीं चाहिए, वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है और वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करती हैं। सेकेंड रीजन क्या है, ईएम वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। बिल्कुल सही है, ट्रांसवर्स होती है, बट क्या रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? नहीं, ये दोनों वैसे तो ट्रू हैं, बट क्या है रीजन इसको एक्सप्लेन नहीं करता। रीजन अलग चीज है, रीजन कहता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स वेव्स है। इसका मतलब ये होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो परपेंडिकुलर होगी मैग्नेटिक फील्ड के, और वो परपेंडिकुलर होगी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव के, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ ईएम वेव। ये नहीं बताता है कि इसको ये बिना मीडियम के भी चल सकती है, ठीक है। ये ट्रांसवर्स नेचर बस इस चीज को एक्सप्लेन करता है कि वो तीनों चीज परपेंडिकुलर होंगी। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दैट ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। डन, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एंड राइट देयर फ्रीक्वेंसी रेंज। अब इस क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी रेंज पूछा है, तो सबसे पहले है यूज टू टेक फोटोग्राफ ऑफ द बोन्स। बोन्स के लिए कौन सी यूज होती है? एक्सरेज, और इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज होती है 3 इंटू 10 टू द पावर 16 हर्ट्ज टू 3 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 19 हर्ट्ज। नेक्स्ट इज प्रोड्यूस बाय हॉट बॉडीज, तो ये होती हैं इंफ्रारेड। इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज होती है 3 इंटू 10 टू द पावर 11 हर्ट्ज टू 4 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज। ठीक है। नेक्स्ट सी इज यूज्ड इन टेलीविजन कम्युनिकेशन, ये होती है रेडियो वेव्स, और इनकी फ्रीक्वेंसी होती है 54 मेगाहर्ट्ज टू 890 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, ये भी देखो 26 मार्क्स, मतलब 3 मार्कर था ये भी, एंड इसमें आपको बस फ्रीक्वेंसी रेंज याद होनी चाहिए थी और इनकी एप्लीकेशंस याद होनी चाहिए थी, तो 3 मार्क्स बहुत इजी थे स्कोर करने। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा असर्शन रीजन है। क्या क्वेश्चन है? आउट ऑफ इंफ्रारेड एंड रेडियो वेव्स द रेडियो वेव्स शो मोर डिफ्रेक्शन इफेक्ट। बेटा, डिफ्रैक्शन क्या होता है कि लाइट बेंड हो जाती है किसी भी ऑब्स्टेकल के आने पे, तो जिसकी जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी, है ना, वो उतना ज्यादा डिफ्रैक्शन शो करेगा। तो यहाँ पे रेडियो वेव्स जो होती हैं उनकी वेवलेंथ ग्रेटर होती है एज कंपेयर टू लैम्डा ऑफ रेडियो वेव्स इज ग्रेटर एज कंपेयर टू इंफ्रारेड। इसीलिए जिसका जितना ज्यादा वेवलेंथ वो उतना ज्यादा क्या करेगा? डिफ्रैक्शन इफेक्ट को शो करेगा। तो असर्शन तो ट्रू है हमारा। रीजन पढ़ते हैं, रेडियो वेव्स हैव ग्रेटर फ्रीक्वेंसी देन इंफ्रारेड रेज। नहीं, अब वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में इनवर्स रिलेशन होता है। अगर रेडियो वेव्स की वेवलेंथ ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा होगी? इंफ्रारेड की। तो इंफ्रारेड की फ्रीक्वेंसी किससे ज्यादा होती है? रेडियो वेव से। तो हमारा रीजन क्या हो गया? गलत हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। डन, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है? द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज 1000 वोल्ट पर मीटर। द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड कभी भी लिखते हैं तो नीचे नॉट आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड लिखना है तो ई नॉट आएगा। तो आपको कितना दे रखा है? 1000 वोल्ट पर मीटर। आपसे मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड पूछा, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना आपको, इसमें फॉर्मूला यूज करना है। क्या फॉर्मूला यूज करना है? C इज इक्वल टू ई नॉट बाय बी नॉट। C क्या होता है हमारा? स्पीड ऑफ लाइट विच इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8। ई नॉट इज इक्वल टू कितना है? 1000, एंड बी नॉट वी हैव टू कैलकुलेट। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे? इसको उधर ले जाते हैं और स्पीड ऑफ लाइट को नीचे ले आते हैं। सो बी नॉट इज इक्वल टू 1000 अपॉन 3 इंटू 10 टू द पावर 8। ये 10 टू द पावर 3 है, नीचे 10 टू द पावर 8 है, तो ये कितना बच जाएगा? 1/3 इंटू 10 टू द पावर, ऊपर 3 है नीचे -8, ऊपर जाके नीचे 8 है ऊपर जाके -8 हो जाएगा, तो कितना बचेगा? -5। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.33 इंटू 10 टू द पावर -5। एंड आंसर देख लेते हैं अब इसको, तो 0.33 में नहीं है, 3.33 में है, तो 3.33
इंटू 10 टू द पावर। अब एक डेसिमल यहाँ पे शिफ्ट होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 पावर हो जाएगी, तो -6 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये कुछ बहुत इम्पोर्टेंट PYQs थे एंड बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्चुअल बेस भी थे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड मिलते हैं बहुत जल्द ऑप्टिक्स, फाइनली ऑप्टिक्स की क्लास में। सो सी यू।